नमस्कार बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्था निर्माण क्या है। संस्थाएं बनती कैसे हैं, संस्थाएं बिगड़ती कैसे हैं, संस्थाएं रुग्ण क्यों होती है, अगर संस्थाएं रुग्ण हो गई तो रुग्णता निवारण के लिए क्या कुछ करना पड़ती है, और फिर संस्थाएं कभी कभी स्टैग्नेट कर जाती है, आगे बढ़ने से रुकती है। संस्थाएं कभी कभी मारी भी जाती हैं। तो इस प्रकार संस्थाओं के विकास में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत आ गई है और वही मैं आज करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि संस्थाएं केवल कोई संस्थान या विद्यालय या विश्वविद्यालय या फिर हॉस्पिटल केवल संस्थाएं नहीं हैं। संस्थाएं बहुत तरह की होती हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हों या फिर राजनीतिक संस्थाएं हों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों या फिर कोई एसोसिएशन हो, कोई समितियां हों। सरकार का मंत्रालय भी एक संस्था है। राज्यों में जो विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, वह भी एक संस्था है। लोक उपक्रम भी एक संस्था है। पब्लिक सेक्टर भी एक संस्था है। प्राइवेट सेक्टर उद्योग भी एक संस्था है। तो इस प्रकार संस्थाओं की परिभाषा बड़ा व्यापक है और इस प्रकार हमें देखना है कि किस प्रकार हम संस्थाओं के संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए क्या सब कर सकते हैं। अगर किसी देश में या पूरी दुनिया में विकास की गति में कमी आती है तो यह संस्थाओं के रुग्ण होने से ही होता है। आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण दूँ। आप 2-3 वर्षों से सुन रहे हैं कि एयर इंडिया जो एक लोक उपक्रम है भारत सरकार का, उसे नीलाम किया जाएगा। किसी निजी उद्योगपति या समूह को यह दान में नहीं बल्कि उसे बेचा जाएगा। बेचा इसलिए जा रहा है कि लाखों करोड़ का घाटा हो चुका है, तो इसको रखने से फ़ायदा नहीं है। ये समझ में आना चाहिए कि अगर हजारों करोड़ देकर अगर कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी, कोई समूह या कोई सरकार इसे खरीदती है तो रातों रात ऐसा क्या जादू की छड़ी चला देगी कि वो फायदे में चल जाएगी। बात यह है कि जो प्रबंधन की तकनीक है और जो हमारे कार्यक्रम हैं उनका कार्यान्वयन किस प्रकार हो, हमारी जो मैन पावर है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंट हो सके, इन्हीं सब तरह के प्रयोगों के बाद ही कोई संस्था चल पाती है, नहीं तो संस्थाएं बंद होने लगती है। उदाहरण के लिए, संस्थाएं जब बनती हैं तो किसी उद्देश्य से बनती है। ऐसी कोई संस्था नहीं दुनिया में जो बिना किसी उद्देश्य के बने। एक योजना बनती है, एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, कैसे उसमें लोगों की बहालियाँ होंगी, आगे कैसे काम होगा, और फिर उसमें फिर स्टाफिंग होता है, उनका प्रशिक्षण होता है। अगला होता है डायरेक्टिंग, कि कोई अच्छा लीडर अगर उसे डायरेक्ट कर रहा है, उसे निर्देशित कर रहा है, संचालित कर रहा है, तब जा कर के संस्थाएं आगे बढ़ सकती हैं। फिर आगे देखना पड़ता है कि कंट्रोल मैकेनिज्म से, जो प्रबंधन के जो 5 सिद्धांत हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म से पीछे मुड़ के वह जो संस्था निर्माता है या उसका प्रधान है, पीछे मुड़ के देखेगा कि जो हमने उद्देश्य बनाए थे उसी पथ पे हम चल रहे हैं कि भटक तो नहीं गए हैं। तो इस तरह की बात होती नहीं है। लोग हर 2-3 साल पर ऐसे लोगों को बदल देते हैं, स्टाफ लोग काम नहीं कर पाते, वो चिंतित हो जाते हैं, वह असंतुष्ट रहते हैं। तो इस तरह की बात आने से ही संस्थाएं रुग्ण होती हैं। तो संस्थाओं के आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना पड़ेगा और संस्था निर्माण के जो सिद्धांत हैं उस पर भी हमें अमल करना पड़ेगा। अब रही बात कि संस्थाएं स्टैग्नेट क्यों कर जाती हैं। आप देखेंगे कोई संस्था खुली, पब्लिक सेक्टर खुला, खूब चला 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह रुग्ण होने लगती है। सैलरी लोग नहीं दे पाते हैं। सरकार देखती है कि 1-2 साल तक हम रीफाइनेंस करें, लेकिन जब वह चलने के काबिल नहीं है तो सोचा जाता है कि इसको बंद कर दिया जाए, किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर से मर्ज कर दिया जाए। वही हाल बैंक्स की है। आप देखेंगे बैंक खुलते तो बड़े तेज़ी में हैं, लेकिन अभी देखिए कम से कम 20-25 बैंकों का पुनर्मिलन हो गया, अमेलगमेशन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो अकेले वो आत्मनिर्भर रहने के लायक नहीं थे
ऐसा डर था, क्योंकि आरबीआई से वो लाइसेंस्ड हैं और सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, सरकार का दायित्व है कि लोगों का पैसे को सुरक्षित रखना। तो देखा कि अगर ये घाटे हुए चल रहे हैं तो बड़े बैंक में विलय कर दिया जाए तो शायद काम चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर बैंक जिस उद्देश्य से खुलते हैं, अगर ठीक से काम किया जाए, अगर यह देखा जाए कि उन्हें आगे जो बढ़ना है उसकी जो गति है और उसकी जो सीमा है और उसकी जो रेखा है वह निर्धारित हो जाए और उस पर काम हो। जहाँ ही आप विचलित होंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बैंकों में क्या होता है कि आप पैसा जमा कराते हैं, फिर आप सूद पर लोगों को देते हैं पैसा, और देने के बाद वो पैसा नहीं आ पाता है, प्लस फिजूल खर्ची होने लगती है, इस सब से घाटा होने लगता है। निजी क्षेत्र का बैंक है तो उसके जो प्रमोटर हैं, जो उसके संस्थापक हैं, वो देखते हैं कुछ अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ले, उसमें भी दिक्कत होती है, बेईमानी आ जाती है। प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क की चर्चा यहाँ मैं करना चाहूँगा। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी संस्था निर्माता हैं और उनके जितने भी साथ में काम करने वाले हैं, उनका मस्तिष्क प्रदूषण मुक्त हो, प्रदूषण युक्त नहीं हो। तो इस प्रकार आगे बढ़ करके हमें काम करना होगा, तभी जाकर के संस्थाएं आगे बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।